रहेगा एससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का लोकसभा में प्रस्तुत किया बजट। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान। इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के आयात शुल्क में होगी कमी। टैक्स में राहत की घोषणा। 5 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया स्लैब। बाजार व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास। जमशेदपुर में भाजपा को लगा जोर का झटका धीरे से। 3 साल बाद भाजपा नेता जोगिंदर सिंह जोगी की भाजपा में वापसी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी में किया शामिल। जोगी ने कहा संगठन की मजबूती के लिए करेंगे काम। जुगसलाई रेलवे फाटक बंद किए जाने के विरोध में उतरी कांग्रेस। रेलवे फाटक के पास धरना पर बैठे कांग्रेसी नेता फुट ओवर ब्रिज बनाए जाने तक फाटक खोले जाने की मांग। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने किया धरने का नेतृत्व। आइए बात करते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2023-24 के लिए प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट की। केंद्रीय बजट 2023 के भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। ये विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है तथा अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की और बताया कि इसे 5 स्तरीय बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि 3 लाख तक आमदनी पर कोई कर नहीं लगेगा, जबकि 3 से 6 लाख तक पर 5%, 6 से 9 लाख तक 10% कर, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स तक की बात कही गई है। इसके अलावा अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। टॉयज, ऑटोमोबाइल्स, ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क को कम किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में उपयोग में आने वाले उपकरणों का आयात शुल्क कम होगा। मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ाने के लिए आयात शुल्क घटाया गया है। कैमरा, लेंस, लिथियम आयरन बैटरी में कमी की गई। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया और कहा कि इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। इसमें 75,000 करोड़ रुपए नई योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। राज्यों की सक्रिय भागीदारी और सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ साथ पर्यटन को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाएगा। रेलवे में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होगी। आज पेश किए गए बजट पर भाजपा नेता रघुवर दास, कुणाल सारंगी और विधायक सरयू राय ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। नेताओं ने बजट को एक संतुलित व विकासपरक बजट बताया है। केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने 2023 और 24 का बजट पेश किया। यह बजट विकास को गति देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ इस बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिला को सशक्तिकरण करेगा। अगर एक लाइन में इस बजट को हम कहें तो सही अर्थों में यह बजट आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था वाला बजट कहा जा सकता है, जो देश के आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। ये बजट लोक लुभावना ना होकर भारत के नव निर्माण को भी दर्शाता है। तो इस आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का
झारखंड की जनता, झारखंड की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। वो भी 5 लाख से 7 लाख किया है। इससे जमशेदपुर सहित, क्योंकि झारखंड एक औद्योगिक राज्य है, इससे निश्चित रूप से देश भर के मजदूरों को इस बजट से, स्लैब से मजदूरों को बहुत फ़ायदा होगा। और मैं भी एक मजदूर हूँ, इसलिए मजदूर के तरफ से भी सीतारमण जी को जो स्लैब का दायरा बढ़ाया, तो ये जो वेतन भोगी कर्मचारी है उनको बहुत काफ़ी राहत मिलेगा। बजट मुझे व्यवहारिक नज़र आ रहा है। बजट में कई प्रावधानों को सोच समझ कर सरकार ने रखा है कि लोगों को राहत भी मिले और संस्थात्मक विकास भी हो सकता है कि अगले साल चुनाव है, उसको ध्यान में रख के उन्होंने बजट प्रस्तुत किया होगा। इस बजट की विशेषताएं अधिक हैं, उसकी तुलना में कमियां बहुत कम हैं, इसलिए इस बजट की आलोचना मुझे ज़रूरी समझ में आ रही है। ये ओवरऑल देखा जाए तो बजट जनता के हित में है। बजट देश के हित में है और देश के हित में ही जनता का हित भी है। देखा, पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है और अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है, कोविड के कारण बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अभी भी जो देश हैं, तमाम पश्चिमी देश हैं, वो कोविड की मार से उबरने की कोशिश में लगे हैं। ऐसी तमाम चुनौतियों को समझते हुए और इतनी बड़ी जनसंख्या की तमाम जो आकांक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको समझते हुए एक बहुत ही संतुलित बजट पेश किया गया है। इनकम टैक्स का स्लैब 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स में रियायत दी गई है। इसके साथ साथ लोगों को कोविड के काल में कई लोग बेरोजगार हो गए थे, तो उनको फिर से स्वरोजगार की दिशा में, या कंपनियां जो छोटी कंपनियां हैं, MSMEs हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा कोविड काल में, उनको उत्साहित करने के लिए 9,000 करोड़ क्रेडिट स्कीम में दिए गए हैं, जिसके कारण जो कोलैटरल छोटी छोटी कंपनियों को जमा करना पड़ता है, उसकी समस्या से निजात पाने के लिए इस 9,000 करोड़ का जो क्रेडिट स्कीम में जो 9,000 करोड़ दिए गए हैं, उसके चलते लगभग 2 लाख करोड़ का कोलैटरल जमा होगा बैंक के पास, जिसके कारण जो छोटे व्यापारी हैं उनको सुविधा के साथ लोन मिल पाएगा, ताकि वो लोगों को रोजगार दे सके। इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जबरदस्त निवेश किया गया है, ताकि आने वाले समय में और बेहतर आधारभूत संरचना देश में खड़ी की जा सके। बहुत ही संतुलित, सभी वर्गों को साधने वाला और जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है प्रधानमंत्री जी का, कि देश को आधारभूत संरचना के मामले में जो विकसित देश है उस श्रेणी में ले जाना है, उस दिशा में बढ़ाया गया कदम है। आम बजट पर शहर के व्यापारियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कुछ त्रुटियों को छोड़कर इसे बेहतर बजट बताया है। व्यापारियों के राष्ट्रीय संगठन कैट ने इस बजट को व्यापक और प्रगतिशील बजट का दस्तावेज बताया है, जो सुनियोजित तरीके से भविष्य में प्रत्येक क्षेत्र के विकास के मापदंड को बताता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सुंथालिया ने कहा कि वर्तमान हालातों में बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का प्रयास किया गया है। बजट के प्रावधानों से जहां घरेलू व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। सुंथालिया ने कहा कि हालांकि हमें खेद है कि जीएसटी कर ढांचे के सरलीकरण और युक्तिकरण के संबंध में कुछ भी ठोस घोषणा नहीं की गई है, जो एक बाजार एक कर के सिद्धांत के विपरीत है। इसके साथ ही ई-कॉमर्स में विदेशी कंपनियों द्वारा किए जा रहे मनमाने रवैये पर भी कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है। इसको लेकर देश भर के व्यापारियों में बहुत निराशा है। बैंकिंग का डिजिटलीकरण ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ेगा तथा उनके जरिए बाजार में पैसा आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। देखिए, आज जो बजट पेश किया गया है लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा, ये भविष्य का बजट हम लोग कह सकते हैं इसको। कोविड की मार से जो देश दंश झेला है उसको ध्यान में रख के, सभी वर्गों का ध्यान में रख के उस बजट को पेश किया है। क्या छोटे बच्चे, क्या रिक्शा चालक, मतलब सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। व्यापारी वर्ग, उद्यमी वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी का ख्याल उसमें रखा गया। कुल मिला के देखा जाए तो बजट बहुत बढ़िया है और इसमें एक शक्तिकरण, जो विश्व का शक्तिकरण की बात करेंगे तो उस दिखता है कि धीरे धीरे देश हम लोग सशक्तिकरण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। उसमें महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है। मान लीजिए जो स्लैब जो बढ़ाया गया है वो अप्रत्याशित है,
मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये स्लैब जा सकता है। हम लोग कितना दिन से लिख रहे थे कि स्लैब बढ़ाया जाए, लेकिन नहीं बढ़ाया। लेकिन इस बार स्लैब 7 लाख का तक किया गया है। तो निश्चित रूप से एक जो सीनियर सिटीजन्स जो है, जिसका रेलवे में कंसेशन इन लोगों ने काट दिया था, और कहीं ना कहीं ये भरपाई उसके द्वारा इन्होंने किया है। सीनियर सिटीजन के लिए भी जो डिपॉजिट उनका था, उनका सेविंग डिपॉजिट पर जस्ट डबल कर दिया गया है। अमृत महोत्सव के नाम पर महिलाओं का जो डिपॉजिट 2 साल के लिए, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 7.5% कर दिया, 2 लाख तक का। ये बहुत बढ़िया चीज़ है और इसका फ़ायदा मतलब ग्रास रूट में मिलेगा लोगों को। और प्लस उद्योग और वो जो डिजिटल की बात किया गया है, तो निश्चित रूप से रूरल तक डिजिटल जाने, जैसे 5G का बात किया, उसके लिए 100 लैब है और बहुत सी योजनाएं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पैसा खर्चा किया, तो उसका लाभ सभी मिलेगा। और जो जीडीपी सबसे बड़ा बात है, जीडीपी जो 7% जीडीपी, मतलब समझिए पैसा बरसेगा। तो उस हिसाब से यहाँ हिंदुस्तान में कारोबार का कमी नहीं होगा। कारोबार जब होगा तो नौकरियों भी बरसेगी। जो नौकरियाँ बोल रहे हैं नौकरियाँ नहीं है, लेकिन नौकरियाँ बरसेगी, आने वाले समय में नौकरियाँ बरसेगी। तो कुल मिला के बजट ठीक है, लेकिन एक टीस जो हम लोग का मन में है, क्योंकि हम लोग व्यापारी और उद्यमियों के बीच में रहते हैं और उनके साथ काम करते हैं, कि जीएसटी लगे बहुत साल हो गए, तो हम लोग को लगा था कि जीएसटी में इतने अमेंडमेंट हो गए और जो जटिलताएं का अंबार लग गया उसमें, तो एक रिव्यू इस बजट में आना चाहिए था, वो नहीं आया। प्लस ई कॉमर्स से भी छोटे व्यापारी बहुत परेशान है, डीप डिस्काउंटिंग है, और प्लस कुछ भी मंगा लीजिए बगैर प्रिस्क्रिप्शन का, आप वहाँ से गांजा, अफीम, नस्ली दवाएं मंगा सकते हैं, कहीं रोक टोक नहीं है। तो सरकार को इस बजट में उनके ऊपर कानूनी शिकंजा का कसना चाहिए था इस चीज़ को। लेकिन इस चीज़ में ओवरऑल देखा जाए कि देश हित में बजट को देखा जाए तो बजट बहुत बढ़िया, सभी को लाभ है, सभी वर्गों को इससे लाभ मिलेगा। ये विश्व आर्थिक शक्ति का सिरमौर बनाने वाला बजट है। ये भारत को 21वीं सदी की जो बजट की हम लोग परिकल्पना करते थे पहले, ये इस बार पूर्णतः साकार होता हुआ दिख रहा है, उसी की और ये बजट है। किसानों से लेके, उद्योग से लेके, सड़क, परिवहन, एयरपोर्ट्स, सीवर, स्वास्थ्य, ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा जिस क्षेत्र को पंख नहीं लगाया हो इस बजट में। सारी क्षेत्रों में बहुत ही प्लानिंग और इतना सुंदर एलोकेशन हुआ है। जो टैक्स का पैसा सरकार ने इतने सुंदर तरीके से एलोकेट किया है, ये आने वाला भारत का बजट है, जो कि इसको विश्व का आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला ये बजट है। इससे आगे हम लोग बहुत आगे जाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात मोदी जी करते थे, ये उसी का बजट है। ये दिख रहा है साफ साफ। ओवरऑल बजट बहुत बढ़िया। यदि अंक के तौर पे आप मान लेंगे मेरे से कि कितना अंक देना चाहूँगा, तो मैं 10 पे 10 दूंगा। देखिए, 2023 का बजट जो पेश किया गया है, लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि बजट में कई किस्म की छूट दी जाएगी। ये चूँकि इसको चुनावी साल का बजट कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी वित्त मंत्री ने आने वाले 10-15 साल के विकास के नज़रिए को सोचकर इस बजट को प्रस्तुत किया है, और एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक के लिए इसमें तमाम प्रोविजंस किए गए हैं विकास के। और यह बजट देश के विकास को नई गति प्रदान करेगा और रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे। मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में इस बजट से देश को काफ़ी लाभ होने वाला है। विश्व में जिस तरह से आर्थिक मंदी की बातें चल रही हैं, हमारा देश दूसरी तरफ जो है 7% जीएसटी ग्रोथ की बात कर रहा है। तो वैसी स्थिति में बजट जो पेश किया गया है, वो लगता है कि हम आने वाले समय में 7% जीडीपी ग्रोथ को प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर बजट सराहनीय है और विकास को नई गति प्रदान करने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से व्यवसायी वर्ग में खुशी की लहर है। ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 साल में पहली बार वित्त मंत्रालय ने व्यापारी के बारे में, मिडिल क्लास व्यापारी के बारे में कुछ सोचा है और कुछ पॉजिटिव एक्शंस लिया है, क्योंकि रिसेशन एक्सपेक्टेड है आगे। तो व्यापारी वर्ग, सही बोलूँ तो कल तक भी जिनसे भी बात हो रही थी, सब थोड़े डरे सहमे से थे कि पता नहीं सरकार क्या करेगी आगे। तो उस लिहाज से बजट बहुत ही बैलेंस्ड बजट है, बहुत ही बोल्ड बजट है।
इलेक्शन ईयर होने के बावजूद भी ये लोक लुभावना बजट नहीं है, कुछ भी फ्री में नहीं दिया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है जो सरकार का एक इस देश को एक गिफ्ट है, क्या एक इमोशन फ्लो होता है आजकल कि सरकार फ्री में कुछ नहीं देगी, तो टैक्स पेयर को भी लगता है कि हाँ भाई उनका पैसा सही जगह पर है। हाँ, जहाँ ज़रूरत होती है, जैसे कोविड टाइम में ज़रूरत थी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन भी दिया सरकार ने, पर उससे आपत्ति नहीं है। और जो भी टैक्स का पैसा है वो सही जगह इन्वेस्ट होगा आगे। कुछ पॉइंट्स को मैं अगर हाईलाइट करूं तो पीएम आवास योजना का जो बजट था वो 66% तक इनहेंस हो गया है। 79,000 करोड़ उसके लिए अलॉट किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 13.7 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है। 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। रेलवे के लिए 2.4 करोड़ अलॉटेड है। एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर में, नए कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस के ऊपर में 5G एप्लीकेशन सर्विसेज के लिए 100 लैब स्थापित होंगे। विवाद से विश्वास स्कीम का भी पार्ट 2 लोग लाएंगे आगे चलकर। बायोगैस प्लांट लाएंगे। मिस्टी स्कीम एक बहुत बढ़िया है। सरकार का फोकस अब पाम ऑयल की तरफ है। पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए सरकार निश्चित रूप से आने वाले सालों में हम देखेंगे कि इंडिया एक हब बन गया है पाम ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का। गोवर्धन स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, टूरिज्म के लिए भी सरकार ने अलॉटमेंट किया है। कहने का मतलब है कि हर सेक्टर को बैलेंस रखते हुए बहुत ही बोल्ड, बहुत ही निष्पक्ष बजट जिसको मैं बोलूँगा, और एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल, श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल, श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल, श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स। आइए बात करते हैं भाजपा नेता जोगेंद्र सिंह जोगी की भाजपा में वापसी की। जमशेदपुर में भाजपा को जोर का झटका धीरे से तब लगा जब 3 साल बाद जोगेंद्र सिंह जोगी की भाजपा में घर वापसी हो गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी में जोगी को आज शामिल करवाया। इस मौके पर महानगर भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। वहीं घर वापसी के बाद जोगी ने कहा कि उन्हें भाजपा की मजबूती के लिए काम करना है। देश में लोकसभा व झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को सांगठनिक दृष्टिकोण से बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी छोड़ गए जोगिंदर सिंह जोगी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ घर वापसी की है। विदित हो कि जोगिंदर सिंह जोगी ने सरयू राय की पार्टी ज्वाइन की थी, जिसमें उन्हें विधायक प्रतिनिधि बनाया गया था, लेकिन वे संगठन में हो रही लगातार अनदेखी से असंतुष्ट थे। आज उन्होंने जमशेदपुर महानगर भाजपा कार्यालय में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पुनः भाजपा का दामन थामा। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, बहरागोड़ा के पूर्व विधायक और पार्टी प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शारंगी, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार, खादी बोर्ड के पूर्व सदस्य कुलवंत सिंह बंटी समेत जिले के तमाम वरिष्ठ भाजपाइयों ने सभी कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता था। किसी कारणवश मैं लगभग 1-1.5 साल से उस दूसरे पार्टी में चले गया था, पर मुझे लगा कि जो लोगों की सेवा है, जो लोगों की सेवा करना चाहिए, जो मेरे पूर्व विधायक ने वहाँ की हम लोग की समस्या दूर की थी, वो हमारे साक्षी एरिया में और भी काफ़ी लोगों का कंप्लेन था, नहीं हो रहा था। पर मुझे कहना था कि जब मैं
विधायक प्रतिनिधि बन के क्या फायदा जब मैं उस लोगों की समस्या को दूर ना कर सकूं। इसलिए मैंने मन बनाया कि मैं उस पार्टी को छोड़ूं और अपनी पुरानी पार्टी के नेताओं से बोलूं कि जहां लोगों की समस्या है उसको दूर करें। इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज, 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है, जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ, मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बार सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। और जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं जुगसलाई रेलवे फाटक बंद किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना दिए जाने की। जुगसलाई व आसपास के क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग, जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन होते ही रेलवे द्वारा जुगसलाई रेलवे फाटक बंद कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने रेलवे फाटक को बंद किए जाने का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने यहां फुट ओवरब्रिज की जोरदार तरीके से मांग उठाई है। देना होगा मजदूरों को पैदल चलने का रास्ता देना होगा देना होगा मजदूरों को ओवरब्रिज देना बताते चले कि लगभग 100 वर्षों से जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज की मांग की जा रही थी, ताकि लाखों लाख आबादी को जाम की समस्या से निजात मिले। राज्य के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन कर इसे जनता को सुपुर्द कर दिया। उद्घाटन होते ही रेलवे द्वारा रेलवे फाटक को दोनों तरफ से सील कर दिया गया, ताकि वाहनों की आवाजाही के साथ साथ पैदल भी लोग रेलवे फाटक पार न कर सकें। इधर रेलवे द्वारा रेलवे फाटक सील किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना आक्रोश जाहिर किया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि रेलवे द्वारा वादा किया गया था कि जब तक रेलवे फुट ओवरब्रिज नहीं बनेगा तब तक रेलवे फाटक को बंद नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके रेलवे द्वारा रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया, जिससे गरीब मजदूर तबके के लोगों, महिलाओं और छात्रों को पैदल आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जुगसलाई रेलवे फाटक के निकट 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अचानक से रेलवे द्वारा रेलवे फाटक को बंद कर दिए जाने से एक नई परेशानी पैदा हो गई है। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो चक्रधरपुर डिवीजन के डीआरएम का घेराव कर इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस क्षेत्र के लोगों का बहुत लंबे समय से डिमांड रहा है जुगसलाई फ्लाईओवर ब्रिज, और माननीय हेमंत जी की सरकार ने कल ही ये तोहफा जुगसलाई वासियों को दिया है। अब ये फ्लाईओवर ब्रिज जो बना है, इस जुगसलाई बाजार को और यहाँ के आबादी को नुकसान ना पहुँचे, इस कारण से इस ब्रिज को काफ़ी लंबा घुमा करके बनाया गया। अब बाजार में आने जाने वाले गरीब लोग, खास करके महिलाएं, स्कूली बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जो पैदल यात्रा करते हैं, उन लोगों के लिए अगर यहाँ से फ्लाईओवर ब्रिज घूम करके आना पड़ेगा तो उनको मोटा मोटी 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा 10 मीटर की दूरी तय करने के लिए। तो ऐसी बातचीत पहले से थी कि रेलवे यहाँ जो है फुट ओवर ब्रिज बनाएगा जो पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए होगा, और उससे पैदल आने जाने वाले लोग आना जाना कर सकेंगे। उसके बाद ही इस फाटक को बंद करेगा।
लेकिन हुआ जस्ट इसके उल्टा कि जैसे यहाँ फ्लाईओवर का कल उद्घाटन हुआ माननीय मुख्यमंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी के द्वारा, वो तुरंत इसको विलेट लगा करके बंद कर दिया। परिणाम ये है कि अब इधर से पैदल आने जाने वाले लोग चूँकि वो 2 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, तो उन लोगों को आपने जान संकट में डाल दिया है। अब ये लोग जो है उस बैलेट को क्रॉस कर रहे हैं, रेल लाइन को पार कर रहे हैं, जो बिल्कुल सुरक्षा के विरुद्ध है। और इस पर यदि कोई दुर्घटना घटती है तो सीधे सीधे इसकी जिम्मेवारी रेल प्रशासन की होती है। हम लोग यहाँ पर आज कल से ही हमारी पार्टी इस बात को लेकर के संघर्ष कर रही है कि जब तक फुटओवर नहीं बनता है तब तक आप लोग यहाँ पर रेलवे का ये लगा दीजिए कि गाड़ियाँ यहाँ से पार नहीं हो, मोटरसाइकिलें पार नहीं हो, लेकिन पैदल आने जाने वालों को अवरुद्ध आप पैदा न करें। ये बात को लेकर के आज कांग्रेस यहाँ सुबह से धरने पर है और हम लोग कल इस मामले को लेकर के ARM के पास भी जाएंगे और ARM के यहाँ भी यदि इसका समझौता नहीं होता है तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो इस मामले को लेके CKP में DRM के कार्यालय का भी घेराव करेंगे। हम लोग मानसिक रूप से एकदम प्रिपेयर्ड हैं। इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर लड़ेगी। यहाँ पर किसी भी रूप में हम लोग यहाँ चाहते हैं कि यहाँ के आने जाने वालों का रास्ता नहीं रोका जाए, पैदल आने जाने वालों को आने जाने के लिए फुटओवर दिया जाए। आइए बात करते हैं चांडिल में नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे की। जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे कांदरबेड़ा चौक पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी है। इस बीच बड़ी संख्या में मौके पर ग्रामीण जमा हो गए और कार को सीधा कर उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि कार में कुल 7 लोग सवार होकर उड़ीसा से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जा रहे थे। इस दौरान कांदरबेड़ा चौक पर मुड़ने के समय कार अनियंत्रित होकर सीधे डिवाइडर से टकरा गई और सड़क के बाएं तरफ जाकर पलट गई। कार की रफ्तार तेज होने के कारण ही वह अनियंत्रित हुई। बताया जाता है कि कार में सवार सभी 7 लोग उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के निवासी हैं, जो उड़ीसा से जमशेदपुर होकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। इसी दौरान चांडिल के कांदरबेड़ा में तेज रफ्तार कार दुर्घटना का शिकार हो गई। चालक अंशु कुमार सरोज ने बताया कि वे सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में जादू प्रदर्शन करते हैं। जादू खेल दिखाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और मैं उड़ीसा से कार्यक्रम करके आ रहा हूँ अघोरी डांस का। मेरा उड़ीसा में फेमस है अघोरी डांस और अघोरी डांस करके वहाँ से आ रहा हूँ। मैं यूपी जा रहा था। मेरा प्रोग्राम लगा हुआ है 5 तारीख को बनारस में, तो इस बनारस में जा रहा था और बीच में यहाँ पे एक गाड़ी वाले ने थोड़ा सा टच किया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलटी खा गया। गाड़ी सामने आप लोग देख ही रहे हैं। बस ऐसा ही 7 आदमी थे हम लोग, किसी को चोट खास नहीं आया, हल्का फुल्का आया, दवा से ठीक हो गया। कांदरबेड़ा चौक में एक कार एक्सीडेंट हुआ है, उसी का आधार पर हम लोग आए हैं और करके साइड किए। इस एक्सीडेंट में किसी को चोट घाट नहीं आई है, सब सेफ है। तो यूपी जा रहा था ये गाड़ी, उड़ीसा से आ रहा था। 7 आदमी था इसमें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।